अस्सलामुअलैकुम। JCRT DG स्कूल में आप सभी का दिली खैर मकदम है। मैं मोहम्मद सईद आलम। आज हम 10वीं जमात का पहला सबक भोला अफ़साना को लेकर मैं हाज़िर खिदमत हूँ और आज हम पढ़ने वाले हैं अफ़साना। अफ़साने के बाद इनके जो मुसन्निफ़ हैं यानी राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में, और उसके बाद हमारा जो उन्वान है आज का भोला उसको पढ़ेंगे। उससे पहले हम थोड़ा मुख्तसर हम जानेंगे अफ़साने के बारे में। अफ़साना कहते हैं किसी ऐसी कहानी को जिसमें ज़िंदगी के किसी सच्चे वाक़यात को बयान की जाए और जिसको हम एक नशिस्त में यानी एक बैठक में वन सिटिंग में बैठकर पढ़ सकते हैं। ऐसे कहानी को हम अफ़साना कहेंगे। अफ़साने से पहले नावल था, नावल से पहले दास्तान का दौर था, और आज हम जो है अफ़साने के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देखें कि अफ़साने की जो शुरुआत होती है वो 20वीं सदी से शुरुआत होती है। इसका जो पैदावार है अफ़साने की वो 20वीं सदी से है। अफ़साना जो मगरबी तहज़ीब से यानी वेस्टर्न कल्चर से ये हमारे उर्दू अदब में शामिल है, और जिसको हम शॉर्ट स्टोरी भी कहते हैं अफ़साना को। अब हम देखते हैं कि अज्ज़ाए तरकीबी के बारे में यानी कंपोनेंट्स के बारे में। तो अफ़साने का जो अज्ज़ाए तरकीबी है, पहला होता है प्लाट, उसके बाद किरदार निगारी, वाक़या निगारी, इख्तितामिया और वहदत तासुर। अफ़साने का जो अहम जो जुज़ है, जो अहम जो स्टेप है, वो होता है वहदत तासुर, यानी एक किसी ख़याल के इर्द-गिर्द उसी के इर्द-गिर्द जो है पूरी कहानी गर्दिश करेगा, ताना बुना बुना जाएगा। ऐसे ऐसे फ़न को हम कहते हैं अफ़साना। अब देखिए हमारा जो उन्वान है भोला है। भोला के मुसन्निफ़ का नाम है राजेंद्र सिंह बेदी। तो राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में मुख्तसर तारुफ़ बयान करते हैं। तो इनकी पैदाइश 1 सितंबर 1915 लाहौर में हुई। लाहौर जो कि पाकिस्तान में है। और इसके बाद इनकी इब्तिदाई तालीम 1931 में इन्होंने मैट्रिक पास किया। 1933 में इंटरमीडिएट पास किए। इसके बाद चूँकि ज़माने तालिबे इल्मी से ही इनको लिखने पढ़ने का शौक़ था, उर्दू ज़बान, अंग्रेज़ी ज़बान और पंजाबी ज़बान पे इनकी महारत हासिल थी, और इन्होंने इन ज़बानों में नज़में, कहानियाँ लिखना शुरू किए। मगर बाज़ाब्ता तौर पर हम देखते हैं कि 1932 ईस्वी से इन्होंने मोहसिन लाहौरी के नाम से लिखना शुरू किया, और इनका पहला जो अफ़साना है जो मंज़र आम पर आया वो है महारानी का तोहफ़ा 1937 ईस्वी में। यूँ तो इनके बाद और भी इनके बहुत सारे अफ़साने हैं, जैसे कि गरहन है, दाना व दवाम है, कोख जली है, मुख्ती बुध है, और भी इनका एक बहुत मशहूर नावलेट है एक चादर मैली सी, जो कि 1962 ईस्वी में शाये हुआ। तो इन्हीं तमाम खिदमात को देखते हुए हुकूमत हिंद ने इन्हें बहुत सारे अवार्ड से नवाजे गए। उनमें साहित्य अकादमी जो अवार्ड है ये 1965 में इनको मिला। उसके बाद पद्म श्री अवार्ड 1972 ईस्वी में, और इसके बाद गालिब अवार्ड 1978 ईस्वी में इनको इन तमाम अवार्ड से नवाजा गया। तो इस तरीके से हमने मुख्तसर जो है देखा राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में। और राजेंद्र सिंह बेदी के बहुत सारे इन्होंने अफ़साने कहानियाँ लिखी हैं। उन्हीं में से इनका एक बहुत ही शाहकार और बहुत ही दिल को छू जाने वाला एक कहानी है जो हम पढ़ने वाले हैं, वो है भोला। भोला जो कहानी है एक मासूम बच्चे की कहानी है जिसके सर पर वालिद का साया नहीं है, और इसकी जो अम्मी है, इसकी जो माँ है वो माया है, जो एक जो है विडो है, एक विधवा खातून है, ठीक है। और इसके जो है भोला जो एक अहम किरदार है इस कहानी का, इसी के नाम पर इस कहानी का उन्वान भी रखा गया है। तो माया का बेटा भोला है और इसके ये दादा जान हैं। और ये जो पूरी कहानी जो लिखी गई है वो जो हमारे हिंदू भाई का जो फेस्टिवल है, एक त्यौहार होता है रक्षाबंधन, जिसे हम राखी का त्यौहार कहते हैं। इस राखी के त्यौहार से 2 रोज़ कबल जो है घर पे मामू जान की आने की तैयारियां चल रही हैं। उसकी आमद की खुशी में घर में जो है एक माहौल बना हुआ है, और उसकी जो बहन है यानी जो माया है, माया जो है जो मतलब माया जो बहन है, अपने भाई के आने की खुशी में वो जो है दूध से मक्खन निकाल रही है और एक कूजे में तैयार कर रही है कि 2 रोज़ बाद जो राखी का त्यौहार होने वाला है और भाई जब आएगा तो जो है हम जो है मेहमान नवाजी करेंगे, इस तरीके से।
तो ये तैयारी घर का माहौल चल रहा है। और भोला जो है मामू का इंतज़ार में है कि कब वो आएँ, ताकि इनके लिए मिठाइयाँ और मकई, भूटा और भी दीगर जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो लेकर जब मामू जान आएँगे, तो उस बच्चे को मामू के आने के इंतज़ार है और इसी कशमकश में वो दिन कट रहा है। और भोला भोला जो एक मासूम बच्चा है, उसे हर रोज़ कहानी सुनने की आदत है। वो अपने दादा से हर रोज़ कहानी सुनता है और बगैर कहानी सुने वो सोता भी नहीं है। तो अब उन दिनों चूँकि घर पे काम ज़्यादा है, मसरूफ़ियत ज़्यादा है, जिस वजह से दादा जो है भोला को कहानी सुना नहीं सकते हैं किसी वजह से, और वो सो जाते हैं। तो दूसरी सुबह यानी जिस दिन मामू जान आने वाले हैं, दूसरी सुबह फिर जो है भोला ज़िद करता है। उसके इसरार पर, उसके बार-बार की फ़रमाइश पर दादा जो है कतराते हैं कि कहानी सुनाना नहीं चाहते, क्योंकि उनको भी दूसरे रोज़ भी बहुत सारा काम है, उनको कहीं जाना है, ज़मीन की नाप करने के लिए पटवारी आ गया है। तो दादा जो कहते हैं ये बात, जबकि वो कहते हैं, इसी यूँ ही कह देते हैं मज़ाकन कि दिन में कहानी सुनने से मुसाफिर रास्ता भूल जाता है। हालाँकि ये बात दादा इसलिए कहते हैं ताकि जो है बच्चा ज़िद ना करे, और जो है वो जो है ताकि उनसे उनसे उनको छुटकारा मिल जाए। जबकि इसके बावजूद भी जो है भोला कहानी सुनने की फ़रमाइश करता है और आखिरकार दादा को कहानी सुनाना पड़ता है। और दादा कहानी सुनाते हैं, वो भोला सुन तो लेता है, मगर कहीं न कहीं उसके ज़हन में ये बात बैठ जाती है कि हमने जो कहानी सुने हैं, इस वजह से मामू जान जो आने वाले हैं, कहीं वो रास्ता भूल ना जाएँ। इत्तेफ़ाक ऐसा ही होता है कि दूसरे रोज़ जिस दिन मामू आने वाले हैं, सुबह से शाम हो जाती है और अब तक मामू घर नहीं आते हैं। घर के लोग परेशान होते हैं कि अब तक मामू नहीं आए हैं। ऐसे ही करते-करते शाम हो जाती है, फिर शाम से रात हो जाती है और अब तक जो है मामू का कोई अता-पता नहीं है। इंतज़ार करते-करते थक-हार के सभी लोग, घर के लोग सो जाते हैं, मगर भोला, चूँकि उसके ज़हन में ये बात बैठ चुकी है कि चूँकि हमने जो है दिन में कहानी सुने हैं, हो सकता है कि मामू जान कहीं रास्ता भटक गए हों। इसी वजह से वो आधी रात में भोला उठता है और घर का चिराग यानी लालटेन या रोशनी लेकर वो घर से बाहर निकल जाता है और एक वो चौराहे पे चला जाके खड़ा हो जाता है। इसी बीच माया और दादा ये उठते हैं तो देखते हैं कि भोला जो है घर पे नहीं है। तो घर का माहौल बहुत ही गमगीन हो जाता है, सभी लोग परेशान हो जाते हैं, यानी आस-पड़ोस के लोग भी अब भोला को तलाश करना शुरू कर देते हैं, कहीं किसी ने अगवा तो नहीं कर लिया, किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया। बहरहाल इस तरह के वसवसे आना शुरू हो जाते हैं और माया चीखती रहती है, आखिर भोला कहाँ चला गया? क्योंकि भोला जो है इनका कुल कायनात है, इनकी पूरी दुनिया भोला ही है। दादा और माया का जो भी सरमाया है, समझिए कि भोला ही है। तो भोला से एक मोहब्बत है, भोला से इनकी इतनी उनसियत है, इतनी लगाव है कि भोला के बगैर रहना इनके लिए दुश्वार है। बहरहाल घर के लोग भी परेशान हो जाते हैं, आस-पड़ोस के लोग भी जमा हो जाते हैं और भोला को तलाश करना शुरू कर देते हैं, मगर भोला मिलने को नहीं। आखिरकार रात कटती चली जाती है और जब इधर जो है भोला चौराहे पे मामू का इंतज़ार कर रहा होता है कि कहीं मामू जो है रास्ता भूल तो नहीं गए, क्योंकि उसके ज़हन में वो बात बैठी हुई थी। और महज़ इत्तेफ़ाक कि मामू जान जो है वो रास्ता अंधेरे की वजह से थोड़ा भटक जाते हैं, गुम हो जाते हैं, मगर उन्हें दूर कहीं रोशनी दिखती है। तो वो जब वो आते हैं तो देखते हैं कि भोला जो है चौराहे पे खड़ा है। तो फिर जो है मामा और भांजा यानी भोला दोनों फिर हँसी-खुशी घर आते हैं। घर के लोग देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं, चलो भाई मामा और भांजा दोनों सही सलामत हैं। जहाँ मामा के आने की खुशी है, उससे कहीं ज़्यादा इस बात की खुशी है कि भोला सही सलामत है, इसे किसी ने अगवा नहीं किया, किसी ने उसे किडनैप नहीं किया और वो जो है मामू के साथ में खुशी-खुर्रम घर आते हैं। और इसी बात को राजेंद्र सिंह बेदी ने इस अफ़साने में बयान करने की कोशिश की है और एक नफ़सियाती बात को उन्होंने पेश करने की कोशिश की है कि बच्चों का जो ज़हन होता है, उस बच्चे जो है किसी बात को किस तरह से असर कबूल करते हैं। जैसे हमारे आवाम में ये बात मशहूर है कि कौवा के काँय-काँय करने से, कौवा के चिल्लाने से जो है मेहमान आएँगे, या बिल्ली के रास्ता काटने से कोई हादसा आएगा, कोई हादसा हो सकता है। इस तरह के जो भी अवामुन्नास में हमारे अवामुन्नास में इस तरह की बातें राइज है। इन बातों को बच्चे किस तरह से अपने ज़हनों में इस बातों को कबूल करते हैं और उसका किस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है उनके लाइफ में, इस बात की तरफ भी राजेंद्र सिंह बेदी ने एक तरह का इशारा करने की कोशिश की है कि बच्चों की तरबियत कैसी होनी चाहिए। बज़ाहिर इस अफ़साने में
हमने किरदार के हवाले से माया, भोला, दादा, मामू, ये 4 किरदार के हवाले से इस पूरी कहानी को राजा सिंह बेदी ने बिल्कुल ही अछूते अंदाज़ में, एक बिल्कुल ही मुनफ़रिद अंदाज़ में पेश करने की कोशिश की है। इस तरीके से आज हम लोगों ने इस कहानी के ताल्लुक से बेसिक जो मालूमात हमने जाना, और इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इंशाल्लाह फिर दूसरी क्लास में हम जो है दूसरे उन्वान को लेकर हाज़िर होंगे। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। बहुत बहुत शुक्रिया।